हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार या क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेसेस। मैं डॉक्टर एन.एस. यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। ये जो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार का जो टॉपिक है, ये बीए पार्ट सेकेंड पेपर सेकेंड ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मानव शास्त्रियों ने प्रजातियों का वर्गीकरण मानव की शारीरिक बनावट के विशिष्ट लक्षणों के आधार पर किया। डॉक्टर क्रॉवर के अनुसार मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में केवल एक या दो लक्षणों को आधार नहीं मानना चाहिए। प्राकृतिक आधार व सही आधार वही हो सकता है जिसमें अधिक से अधिक लक्षणों को आधार माना जाए। जो लक्षण महत्वपूर्ण हैं उन पर कम महत्व के लक्षणों की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया जाए। यानी कि जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं उनके ऊपर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए डॉक्टर क्रॉवर के अनुसार। इसलिए आवश्यक है कि कोई एक लक्षण प्राय विभिन्न प्रजातियों में मिल सकता है, जैसे कि त्वचा का रंग है या ब्लड ग्रुप है, तो इसके अलावा एक से अधिक लक्षणों के ऊपर जोर देना चाहिए प्रजातियों के वर्गीकरण में। जिन शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजातियों का निर्धारण किया जाता है उन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला तो है बाह्य या ऊपरी लक्षण या अनिश्चित लक्षण। दूसरा है आंतरिक कंकाल या संरचनात्मक लक्षण या निश्चित लक्षण। तो जो बाह्य लक्षण है वो अनिश्चित लक्षण है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर पर्यावरण का प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि आंतरिक लक्षण जो है वो निश्चित लक्षण है। उसके अंदर आपके नेजल इंडेक्स है, सेफलिक माथे का सूचकांक है, नाक का सूचकांक है, ब्लड ग्रुप है, जो कि एक निश्चित लक्षण है जो कि एक प्रजाति को दूसरे से अलग करती है। तो बाह्य लक्षणों में मुखाकृति, शारीरिक कद, त्वचा का रंग, नेत्रों का रंग, होठ का आकार, बाल की बनावट आदि होते हैं। तो ये जो लक्षण हैं जैसे शारीरिक कद, त्वचा का रंग, नेत्र का रंग, होठ का आकार, ये सब बाहरी लक्षण हैं। इनको अनिश्चित लक्षण भी कहा जाता है। जबकि आंतरिक लक्षणों में कपालधारिता, नासिका सूची, रक्त समूह और शरीर की हड्डियों के ढांचे आदि आते हैं। इन्हें यंत्रों की सहायता से नापा जाता है। यंत्र कौन से होंगे? जो जैसे वर्नियर कैलिपर है, कंपास है या मानव मापक यंत्र आदि। अनिश्चित लक्षणों में हम उन सभी लक्षणों को सम्मिलित करते हैं जिन पर पर्यावरण का प्रभाव निश्चित लक्षणों की अपेक्षा अधिक पड़ता है। इनका माप किसी यंत्र से संभव नहीं है। तो दो प्रकार के लक्षण हो गए, निश्चित लक्षण और अनिश्चित लक्षण। इनका अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बाह्य लक्षण जो हैं वो अनिश्चित लक्षण, जैसे त्वचा का रंग। तो इसमें त्वचा के रंग की दृष्टि से विश्व की प्रजातियों में बड़ी विभिन्नता पाई जाती है। मनुष्य की त्वचा में मेलेनिया, कैरोटीन और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम और अधिक होने के कारण त्वचा का रंग काला, पीला या लाल हो सकता है। जब त्वचा में सबसे अधिक मेलेनिया पाया जाता है तो मनुष्य का रंग काला मिलेगा। जब कैरोटीन की अधिकता होगी तो रंग पीला मिलेगा, और जब हीमोग्लोबिन की अधिकता होगी तो रंग गोरा मिलेगा। और इसी आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो जलवायु में परिवर्तन के कारण मनुष्य की त्वचा का रंग काले से और श्वेत होता जाएगा।
भूमध्य रेखा के ऊपर काला, क्योंकि तापमान, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो तापमान अधिक होने की वजह से स्किन या जो चमड़ी का, त्वचा का रंग है वो काला मिलेगा। जैसे जैसे उत्तर और दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगे तो रंग काले से और हल्का भूरा और फिर सफ़ेद की तरफ, या रंग पीला होगा, पीले के बाद में फिर गेहुआ होगा और गोरा होगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि वहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर तापमान कम पाया जाता है, तो जलवायु के परिवर्तन के कारण मनुष्य की त्वचा का रंग काले से श्वेत होता जाता है। तो इनके हेडन ने त्वचा के वर्ण के आधार पर अलग अलग प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। श्वेत त्वचा यानी कि गोरे रंग वाले काकेशियस प्रजाति के पाए जाते हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध में, जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक, यानी पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी रूस, एशिया तथा भूमध्य सागरीय लोग। पीली त्वचा या पीत वर्ण वाले लोग जो है मंगोलियन प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, जिसमें एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका के लोग। और शाम या काला वर्ण ये भूमध्य रेखा के नज़दीक रहने वाले लोग, जैसे निग्रोइड हैं, निग्रोइड जाति, जिसमें कि ये ज़्यादातर विषुवतरेखीय प्रदेशों में जैसे अफ्रीका में पाए जाते हैं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इसमें निग्रो, निग्रिटो और पैपुआ और मलेशियन जनजाति, मलेशियन, द्रविड़ और ऑस्ट्रेलियाई जनजातियाँ मुख्य हैं। तो ये जो इसके हिसाब से जो लक्षण हुए त्वचा के हिसाब से, उसके बाद में दूसरा आता है बालों की बनावट के आधार पर। जो बालों की बनावट के आधार पर जातियों का वर्गीकरण में, इनके जो बालों की जो क्रॉस सेक्शन है, हेडन के अनुसार बालों की आकृति मानव के वंशानुक्रम में लगातार चली जाती है। बालों की आकृति दो रूप में सूचक माना जाता है: बालों का उदरकाट या क्रॉस सेक्शन, और शरीर के चर्म में जड़ों की थैलियाँ कितनी मुड़ी हुई हैं, यानी कि उनके आधार पर। तो हेडन ने विश्व की प्रजातियों को मुख्यतः तीन प्रकार के, उन प्रजातियों में मुख्यतः तीन प्रकार के बाल पाए जाते हैं, जैसे सीधे बाल, सीधे, मोटे, कड़े और लंबे बाल। ये ज़्यादातर मंगोल प्रजाति में पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन के रेड इंडियन लोगों व पूर्वी द्वीप समूह के लोगों में इस प्रकार के बाल पाए जाते हैं। चिकने, तरंगमय और घुंघराले जो बाल हैं, ये यूरोप, पश्चिमी एशिया, भारत, उत्तरी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और ऊन जैसे काले बाल, ये जो उलझे हुए और घने होते हैं, ये निग्रो, निग्रिटो, बुशमैन, पैपुआ, मेलेनेशियन लोगों में पाए जाते हैं, जो कि भूमध्य रेखा के नज़दीक रहते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने जो बालों की आकृति के आधार पर ये पाए जाते हैं। इसके बाद में शरीर का कद, तीसरा जो पॉइंट है, शरीर का जो कद है, मानव प्रजातियों के अनुसार वर्गीकरण करने में शरीर के कद को भी सम्मिलित किया जाता है। शरीर का कद के मतलब ये, इसमें वर्गीकरण भिन्न भिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है। 148 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर यानी कि नाटा कद, और 159 सेंटीमीटर से 168 सेंटीमीटर मंझला या मध्यम कद, 169 से 172 सेंटीमीटर लंबा कद, और 172 सेंटीमीटर से अधिक बहुत लंबा कद। तो इसके आधार पर भी प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। कैसे? पिग्मी जाति के लोगों का कद कम पाया जाता है, नाटा, ये जो इनका कद क्योंकि 158 सेंटीमीटर तक पाया जाता है, तो ये नाटा कद के, जिसमें चीन और जापान के लोग प्राय नाटे कद के होते हैं। तो शरीर के कद पर वंशानुक्रम प्रभाव अधिक पड़ता है, यानी हेरिडेटरी, तथा जलवायु, भोजन और निवास की अवस्थाओं का भी प्रभाव पड़ता है। सबसे लंबे कद वाले लोगों में नॉर्डिक लोग आते हैं, जिनका औसतन कद 172 सेंटीमीटर से अधिक पाया जाता है। तो ये कद के आधार पर हो गया। चौथा जो पॉइंट है, आँखों के रंग और बनावट के आधार पर
सामान्यतः सभी विश्व के लोगों में आंखों का रंग काला पाया जाता है। फिर भी आंखों की पुतली के रंग की दृष्टि से इनमें भिन्नता पाई जाती है। जैसे यूरोपीय लोगों की आंखों का रंग हरा या भूरा, भारतवासियों के आंखों का रंग काला पाया जाता है। तो आंखों के रंग में भेद, आकृति, उसकी आकृति में भिन्नता और के आधार पर इन प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कई लोगों की आकृतियां जो हैं वो उनकी आंखों की आकृति बादाम की तरह तिरछी होती हैं, कुछ की क्षैतिज अवस्था में होती हैं। तो क्षैतिज अवस्था की आंखें यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशियाई लोगों में पाई जाती है, जबकि मंगोल जाति के चीन और जापान के लोगों की आंखों की फटान तिरछी होती है। तो इसके आधार पर प्रजातियों का अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग आकृति पाई जाती है। इसी प्रकार से 5वां पॉइंट है होठ के आकार। होठों का आकार प्रजातियों के अनुसार भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। निग्रोइड और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में होठों की झिल्ली का अंश अत्यधिक मोटा होता है। उनके होठ बहुत मोटे होते हैं, किसके? निग्रोइड के और पश्चिमी अफ्रीकी देशों के। इनके होठ फूले हुए और बाहर की ओर थोड़े से लटके हुए रहते हैं। अन्य लोगों में होठ सामान्यतः पतले और कम मोटे होते हैं। तो इसके आधार पर होठ के आधार पर भी वर्गीकरण हो गया। तो एक प्रजाति के अंदर हम उनका वर्गीकरण करते हुए कई लक्षण देखते हैं। एक लक्षण से हम अंदाजा नहीं लगा सकते, तो इसमें आंतरिक और बाह्य लक्षण दोनों को देखकर और फिर उस प्रजाति का वर्गीकरण हम करते हैं। ये जो आंतरिक लक्षण हैं, आंतरिक लक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें ये वंशानुक्रम आते हैं और हेरिडिटरी, और ये इनसे पुख्ता प्रजाति के बारे में पता चलता है। जैसे सिर की बनावट या कपाल सूचकांक। ये जो सिर की बनावट या कपाल सूचकांक है, यानी कि माथे का वर्नियर कैलिपर से इसका नाप लिया जाता है, जिसको कि शॉर्ट में CI बोलते हैं, सेफलिक इंडेक्स के हिसाब से। तो इसमें सिर की आकृति को प्रजाति वर्गीकरण का मुख्य आधार माना है। और कपाल इंडेक्स कैसे निकाला जाता है? सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई, सिर की चौड़ाई और फिर सिर की लंबाई गुणा में 100। इससे 100 से गुणा करने पे इसका जो CI जो कपाल सूचकांक है वो प्रतिशत में निकलेगा। और इसके आधार पर कैलकुलेशन करके नाप निकालने से हमें ये पता चलता है जिन लोगों का सेफलिक इंडेक्स 75% से कम है उनका लंबा सिर होगा। जिनका सेफलिक इंडेक्स 75 से 80 के बीच में है उनको मध्यम सिर वाला बोलेंगे, और 80% से अधिक सेफलिक इंडेक्स है तो चौड़े सिर वाला या छोटे सिर वाला। तो इसके आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे लंबे सिर वाले मेलेनेशियन, निग्रो, एस्किमो, निग्रोइड, अमेरिकी इंडियन, उत्तर व दक्षिण यूरोप के निवासी और द्रविड़ लोग, ये जो भूमध्य रेखा के नज़दीक मिलते हैं वो लोग इनके लंबे सिर वाले बोलते हैं इनको। दूसरा मध्यम सिर वाले में बुशमैन है, हॉटेंटोट्स है, भूमध्य सागरीय लोग हैं, नार्डिक हैं, एनु आदि। और छोटे सिर वाले जो आल्प्स पर्वत के आसपास कार्पेथियन, तुर्क, तुंगस, मंगोल जाति, ये जो है ये छोटे सिर वाले। तो ये सेफलिक इंडेक्स के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा जो लक्षण है वो नाक की आकृति। इसको बोलते हैं नाक की आकृति, यानी कि नाक की भी नेजल इंडेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, NI। इसमें नाक की लंबाई और चौड़ाई के प्रतिशत के अनुपात के आधार पर ये ज्ञात किया जाता है कि उसका नेजल इंडेक्स क्या है। वही नाक की चौड़ाई गुणा नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई गुणा में 100। तो ये प्रतिशत में ही निकलेगा क्योंकि गुणा में 100 है। इस सूचकांक के आधार पर मनुष्य की नाक पतली, चौड़ी और मंझली इसके हिसाब से निकाली गई है। यानी कि जिनका नेजल इंडेक्स 85% से अधिक है उनकी चौड़ी नाक,
जिनका नेजल इंडेक्स 75% से 85% के मध्य है उनकी मध्यम चौड़ी नाक, और जिनका नेजल इंडेक्स 75% से कम है उनकी पतली नाक। तो इसके आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे चौड़ी नाक व चौड़ा नासिका छिद्र दोनों का ही गर्म व आर्द्र जलवायु से संबंध है। शीत शुष्क प्रदेशों में नासिका छिद्र संकड़े होते हैं। काकेशस निवासी सामान्यतः संकड़ी नाक वाले और निग्रो जाति प्रजाति का चौड़े नाक वाले तथा मंगोल प्रजाति में मध्यम नाक वाले लोग पाए जाते हैं। तो इसके आधार पर ये जो सेफलिक इंडेक्स और नेजल इंडेक्स हो गया, इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण है वो है निश्चित लक्षणों में रक्त समूह। तो रक्त समूह के आधार पर भी प्रजातियों का वर्गीकरण, जिस प्रजाति में कौन सा रक्त समूह अधिक पाया जाता है उसके आधार पर उसको विभाजित किया जाता है। रक्त समूह एक ऐसा लक्षण है जो पर्यावरण से कम प्रभावित होता है। यह लोगों में भिन्न भिन्न समूह में पाया जाता है। रक्त समूह के आधार पर विश्व की प्रजातियों को सुगमता से अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है। 4 प्रकार के रक्त समूह हैं, ए, बी, AB और O। फिर इनके पॉजिटिव ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ये हो गया। तो मेन जो ग्रुप हैं ब्लड ग्रुप A, B, AB और O, ये जो चारों प्रकार के रक्त समूह हैं इनके आधार पर उन्हें अलग अलग प्रजातियों में रखा जाता है। रक्त समूह के आधार पर विश्व की प्रजाति विशेष को दृष्टिगत किया जाए तो प्रत्येक प्रजाति में सभी प्रकार के रक्त समूह के लोग पाए जाते हैं, लेकिन औसतन कौन सा रक्त समूह अधिक पाया जाता है उसके आधार पर उनकी उस रक्त समूह में उनकी संख्या सर्वाधिक कौन से रक्त समूह में उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो सामान्यतः जो यूरोप प्रजाति है, यूरोप के निवासी हैं, उनमें ए रक्त समूह पाया जाता है, जबकि मंगोल प्रजाति वाले जो चीनी और जापानी और पूर्वी एशियाई लोग हैं इनमें बी रक्त समूह अधिक पाया जाता है, और निग्रो और निग्रेटो में ओ रक्त समूह अधिक पाया जाता है। तो इसके आधार पर ब्लड ग्रुप के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। उपर्युक्त प्रजाति वर्गीकरण के आधार पर किसी एक को सर्वमान्य नहीं कहा जा सकता। सभी आधारों पर हम प्रजातियों को विभाजित करते हैं। मतलब मैक्सिमम इनमें देखेंगे कि कौन कौन से इनके गुण मिलते हैं, उस ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो पैरामीटर्स हैं अब वो एक प्रजाति में कौन से पाए जाते हैं उसके आधार पर उस प्रजाति को दूसरी प्रजाति से अलग या उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो इस आधार पर ये जो हमने प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया है, ये बाह्य लक्षण और आंतरिक लक्षण, इनके आधार पर ये जो क्वेश्चन बनता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि परीक्षा में ये आता है। और ये जनरली एंथ्रोपोलॉजी या मानव शास्त्र का टॉपिक है जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर भी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेसेस का क्या क्राइटेरिया हो सकता है, तो इस क्राइटेरिया के आधार पर हमने बाह्य लक्षण और आंतरिक लक्षणों के आधार पर ये इसका वर्गीकरण किया है। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है आप अच्छे से तैयार करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।